हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए एचवीडीसी सब्जेक्ट का एचवीडीसी सिस्टम कंट्रोल यूनिट का इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ डीसी लिंक कंट्रोल। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ डीसी लिंक कंट्रोल। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डीसी लिंक क्या है, इसकी डीसी लिंक कंट्रोल क्या है, क्यों कंट्रोल की यूनिट पर जरूरत पड़ी और क्या क्या मेथड्स हैं डीसी लिंक कंट्रोल के। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। सबसे पहले हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा है कि हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन क्या है। ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेशन से डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में ट्रांसमिट करने का एक मेथड है। दो तरीके से ट्रांसमिशन होती है, एक एसी ट्रांसमिशन और एक डीसी ट्रांसमिशन। जब से मर्करी वाल्व आए, थायरेस्टर्स आए, ठीक है, तब से ये डीसी ट्रांसमिशन ज़्यादा बेटर है एज कंपेयर टू एसी ट्रांसमिशन। बेनिफिट क्या होता है डीसी ट्रांसमिशन में, हम अर्लियर भी पढ़ चुके हैं कि डीसी ट्रांसमिशन में जो लॉसेस हैं, पावर लॉस, वो रिड्यूस हो जाते हैं, स्किन इफेक्ट नहीं होता, कोरोना लॉसेस रिड्यूस हो जाते हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी की पावर मिलती है। ये सारे बेनिफिट हैं डीसी ट्रांसमिशन में, वो हम अर्लियर पढ़ चुके हैं। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे डीसी लिंक क्या होता है, डीसी लिंक का प्रोसेस क्या होता है, डीसी लिंक कंट्रोल क्या होता है, नीड क्यों है कंट्रोल की, और इसके कौन कौन से लेवल हैं और प्रिंसिपल क्या है इसका डीसी लिंक कंट्रोल का। तो होपफुली इतना अभी तक आपको समझ आ गया होगा, जो बेसिक हमने पहले पढ़ा है, बी एचवीडीसी ट्रांसमिशन वगैरह क्या होती हैं, जो हमने पहले पढ़ लिया है इससे पहले। द HVDC transmission is the advanced method for transferring bulk electrical power over long distance। ये हमने पहले डिटेल में भी कर लिया है। भी लॉन्ग डिस्टेंस तक 500 किलोमीटर से ऊपर के डिस्टेंस तक HVDC ट्रांसमिशन एक ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बेटर मेथड है ट्रांसफ़र करने का इलेक्ट्रिकल पावर को। और इसी HVDC सिस्टम का जो सेंट्रल पार्ट है, जो मेन पार्ट है, वो क्या है? वो डीसी लिंक है। अब हम इस डीसी लिंक के बारे में पढ़ेंगे, जो एचवीडीसी का सेंट्रल पार्ट है, मेन पार्ट है। किसी भी चीज का कोई सेंट्रल पार्ट है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब डीसी लिंक क्या होता है? डीसी लिंक एक पाथ है। डीसी लिंक इज ए पाथ थ्रू विच डीसी पावर फ्लोज फ्रॉम वन एंड ऑफ द एचवीडीसी सिस्टम टू द अदर। या ये भी कह सकते हैं हम कि रेक्टिफायर से इन्वर्टर के बीच में ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है, वो डीसी लिंक है। रेक्टिफायर, ट्रांसमिशन लाइन एंड इन्वर्टर, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज कॉल्ड डीसी लिंक। इसको हम डीसी लिंक बोलते हैं। तो डीसी लिंक प्रोसेस क्या है? डीसी लिंक प्रोसेस क्या है जी? ये देखिए, डीसी लिंक प्रोसेस में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले रेक्टिफायर स्टेशन। रेक्टिफायर स्टेशन क्या करता है? रेक्टिफिकेशन करता है। हमें पता है एसी को किस में बदलता है? डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और कहाँ लगा होता है? सेंडिंग एंड में। ठीक है जी। जनरेशन हम एसी में जनरेट करते हैं, पावर पावर एसी में जनरेट करके रेक्टिफायर में जाती है। ट्रांसफार्मर की हेल्प से ट्रांसफार्मर उसको वोल्टेज को स्टेबल कर देता है, अप कर देता है, स्टेप अप कर देता है, फिर वो रेक्टिफायर में जाती है, वहां से वो डीसी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है जी। और जो कौन सा रेक्टिफायर यूज होता है? ब्रिज रेक्टिफायर यूज होता है जी इसके अंदर, डीसी लिंक प्रोसेस के अंदर। सेकंड पार्ट उसका क्या है? सेकंड पार्ट है ट्रांसमिशन पाथ। सेकंड पार्ट है ट्रांसमिशन पाथ। इसमें क्या है? पावर ट्रेवल करती है। कैसे ट्रेवल करती है? ओवरहेड लाइन से भी कर सकती है, अंडरग्राउंड लाइन से भी कर सकती है, मैराइन केबल से भी कर सकती है। मैराइन केबल्स होती हैं जो पानी के नीचे, समुद्र के नीचे से जाती हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है डीसी ट्रांसमिशन का, कि इसके अंदर हम मैराइन केबल्स का भी यूज कर सकते हैं ट्रांसमिशन के लिए। और तीसरा पार्ट क्या है? लोड सेंटर में हमें फिर से एसी चाहिए, तो वहां पर क्या लगा होगा? इन्वर्टर स्टेशन लगा होगा, जो डीसी को किस में कन्वर्ट कर देता है? बैक एसी में कन्वर्ट कर देता है एट द रिसीविंग एंड। ठीक है जी। तो अभी तक हमने क्या देखा? डीसी लिंक क्या होता है? ये सेंट्रल पार्ट होता है एचवीडीसी ट्रांसमिशन का। ये वो पाथ होता है जहां पर सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक डीसी पावर ट्रांसफर होती है। डीसी लिंक प्रोसेस में कौन कौन सा प्रोसेस होता है? इसमें तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है रेक्टिफिकेशन पार्ट, जिसमें रेक्टिफायर लगे होते हैं जो एसी को डीसी में बदलते हैं। ये सेंडिंग एंड में होता है।
फिर ट्रांसमिशन पाथ होता है, पावर ट्रेवल करती है ओवरहेड लाइन या अंडरग्राउंड केबल्स के थ्रू या मेराइन केबल्स के थ्रू। फिर इन्वर्टर स्टेशन में डीसी को बैक हम कर देते हैं एसी में रिसीविंग एंड पर। तो ये इसका डीसी लिंक का प्रोसेस है। अब इस डीसी लिंक को कंट्रोल क्यों करना पड़ा, मतलब क्या डीसी लिंक, सॉरी पहले हमें यह पता होना चाहिए डीसी लिंक कंट्रोल क्या है। तो सबसे पहले अब हम पता करेंगे डीसी लिंक कंट्रोल क्या है। द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग करंट वोल्टेज एंड पावर इन द डीसी लिंक इज कॉल्ड डीसी लिंक कंट्रोल। ठीक है जी, मतलब क्या, करंट को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना कि कितने अमाउंट ऑफ डीसी करंट चाहिए, कितनी वोल्टेज चाहिए, कितनी पावर को ट्रांसफर करना है, उसको क्या बोलते हैं, डीसी लिंक कंट्रोल बोलते हैं। क्यों जरूरत पड़ी अभी पता चल जाएगा आपको, जरूरत का भी पता चल जाएगा अभी इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो डीसी लिंक कंट्रोल क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग करंट, कितने अमाउंट का करंट हमने आगे भेजना है, एक्टिवली कितना करंट हमें आगे भेजना है, कितने अमाउंट ऑफ करंट को हमने कंट्रोल करना है, उसको बोलते हैं रेगुलेटिंग करंट। द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग करंट वोल्टेज एंड पावर इन द डीसी लिंक इज कॉल्ड डीसी लिंक कंट्रोल। जरूरत क्यों पड़ी डीसी लिंक कंट्रोल की, देखते हैं आप। जरूरत क्यों पड़ी, नीड फॉर डीसी लिंक कंट्रोल, नीड क्यों पड़ी, प्रॉपर कंट्रोल बहुत जरूरी है जी। विदाउट प्रॉपर कंट्रोल क्या होगा, ओवर करंट हो जाएगा, ओवर वोल्टेज हो जाएगी। ये ओवर करंट और ओवर वोल्टेज क्या करेंगी, इक्विपमेंट्स को डैमेज करेंगी। इक्विपमेंट्स कौन से, हमारे कन्वर्टर्स, रेक्टिफायर को डैमेज कर सकती है, इन्वर्टर्स को डैमेज कर सकती है। ओवर करंट डेंजरस है हमारे लिए, ओवर वोल्टेज भी डेंजरस है, और सिस्टम भी हमारा क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, लॉसेस भी बहुत बढ़ जाएंगे। इसलिए प्रॉपर कंट्रोल इज एसेंशियल। प्रॉपर कंट्रोल से क्या होगा, ओवर करंट से प्रिवेंट हो जाएंगे, रुक जाएंगे, ओवर वोल्टेज से बच जाएंगे, जिससे हमारे जो है कॉस्टली इक्विपमेंट डैमेज नहीं होंगे, अदरवाइज वो डैमेज हो जाएंगे, और हमारा सिस्टम जो है वो स्टेबल रहेगा, अनस्टेबल नहीं होगा, यानी कि उसमें लॉसेस कम रहेंगे। अगर अनस्टेबल होगा तो लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए कंट्रोल की नीड पड़ती है। अगर कंट्रोल ना करेंगे, करंट को रेगुलेट ना करेंगे, वोल्टेज को रेगुलेट ना करेंगे, पावर को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा, ओवर करंट और ओवर वोल्टेज फ्लो करने लग जाएगी डीसी लिंक के अंदर, डीसी ट्रांसमिशन के अंदर, जिससे क्या होगा, कन्वर्टर्स हमारे डैमेज हो सकते हैं और हमारी पावर भी अनस्टेबल हो सकती है। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जी। अब आगे हम करते हैं लेवल ऑफ कंट्रोल। कितने लेवल के कंट्रोल होते हैं, 5 लेवल के कंट्रोल होते हैं। अब हम इनको वन बाय वन देखेंगे। डीसी लिंक को, ऑपरेशन को स्मूथ करने या मैनेज करने के लिए हमने कंट्रोल को डिवाइड किया है कुछ स्पेशलाइज्ड लेयर्स में। इसमें 5 लेयर्स हैं। सबसे पहली लेयर कौन सी है, सिस्टम कंट्रोल, जिसको हम मॉनिटर बोलते हैं। मॉनिटर क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है। कोई भी पैरामीटर उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा तो वो हमारे को इंडिकेटर चलने लग जाएंगे, अलार्म बजने लग जाएंगे, सेंसर सिग्नल लेने देने लग जाएंगे। तो इसका काम है मॉनिटरिंग करना, भी सब कुछ सही चल रहा है। तो ये होता है सिस्टम कंट्रोल। सबसे पहला मैनेजमेंट का लेवल है, सबसे पहली लेयर है सिस्टम कंट्रोल, और ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। क्या है ये, हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। कैसी है, इसकी एक एग्जांपल मैंने ली हुई है कि आपने अगर इसको समझना है तो इसको मान लीजिए ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर है, जहाजों का एटीसी है ये। अगर आपने प्लेन में सफर किया है या नहीं भी किया तो आपको पता होगा, प्लेन जो उड़ते हैं आसमान में, तो इनका एक नीचे कंट्रोल होता है। वो कंट्रोल इनको बताता है भी आपको कितनी एल्टीट्यूड पे उड़ना है, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। वो उसी के अकॉर्डिंग नीचे से उनको सिग्नल जा रहा है, मॉनिटरिंग हो रही है, कौन से रनवे से आपने उड़ना है, कौन से रनवे पे उतरना है। ये सारा कंट्रोल नीचे से उनको इंफॉर्मेशन मिलती है। तो एटीसी क्या करता है, प्लेन को मॉनिटर करता है, जो हमने इंफॉर्मेशन दी थी तो प्लेन क्या उसी तरीके से उड़ रहा है, उतनी हाइट पे उड़ रहा है, उतने एल्टीट्यूड पे उड़ रहा है, जोन से रनवे पे कहा प्लेन उसी रनवे पे आ रहा है, दूसरे रनवे पे तो नहीं चला गया। तो वो सारा मॉनिटर कर रहा है, उड़ा नहीं रहा पर मॉनिटर कर रहा है भी, एरोप्लेन की सारी इंफॉर्मेशन को हमें मॉनिटर करके वो चेक कर रहा है भी एरोप्लेन जो मैंने पैरामीटर्स दिए हैं उसके
अकॉर्डिंग काम कर रहा है, उससे बाहर तो नहीं गया। अगर बाहर जाएगा तो वो सायरन और सिग्नल बजने लग जाएंगे, सारों को पता चल जाएगा, एयर कंट्रोल स्टाफ वहां पर आ जाएगा और वो देखने लग जाएगा। तो यही सेम चीज जैसे एयरपोर्ट के अंदर जब जहाज उड़ता है तो उसको सारा सिग्नल जो है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर देता है और वही उसको मॉनिटर करता है भी मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं। नहीं चलेगा तो एक्सीडेंट हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। वही चीज एचवीडीसी के अंदर कौन कर रहा है? सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, जिसको हम मॉनिटर बोलते हैं जी। ठीक है जी। ये क्या करता है? मॉनिटर हमारा जो सिस्टम कंट्रोल है, ये ट्रैक करता है कॉन्टिन्यूसली इसके अंदर क्या वेरियस इंडिकेटर और अलार्म लगे होते हैं। अगर हमारा जो भी सेफ्टी फीचर है इंडिकेटर और अलार्म का, और अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस लिमिट से बाहर गया, जो पैरामीटर्स दे रखे हैं, इंडिकेटर चलने लग जाएंगे, अलार्म्स बजने लग जाएंगे। तो इनको ट्रैक, इनका रिकॉर्ड जो कॉन्टिन्यूसली चेक करता है वो कौन करता है? सिस्टम कंट्रोल करता है, जिसको हम मॉनिटर बोलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है इसके अंदर, इसके अंदर इंटरलॉकिंग होती है। इट यूजेस इंटरलॉकिंग टू प्रिवेंट डेंजरस मिस्टेक्स। इंटरलॉकिंग बहुत अच्छा कंसेप्ट है। देखिए ध्यान से सुनिए, इंटरलॉकिंग क्या होता है। इलेक्ट्रिकल में इंटरलॉकिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जब हाई करंट ट्रांसमिशन होता है, डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन है, या हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन है, इंटरलॉकिंग क्या करती है? हमारे को डेंजरस मिस्टेक्स करने से रोकती है। जैसे मान लीजिए हैवी करंट फ्लो कर रहा था किसी स्विच के अंदर और हमने वो स्विच एकदम से ओपन कर दिया, तो हमें भी शॉक लग सकता है। तो वो जब तक करंट उसके अंदर जीरो नहीं हो जाता तो वो स्विच को ओपन नहीं करने देगा, इंटरलॉक प्रिवेंट करेगा, लॉक कर देगा स्विच को। ठीक है जी। और जब करंट जीरो हो जाएगा तो वो स्विच को हम ओपन कर सकते हैं आसानी से, वो लॉक छोड़ देगा। इसको समझना है तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। आपने माइक्रोवेव ओवन देखा होगा। माइक्रोवेव ओवन जब हम कुकिंग के लिए स्टार्ट करते हैं तो माइक्रोवेव ओवन के अंदर एक सेफ्टी स्विच होता है डोर के अंदर। उस स्विच का लॉजिक क्या होता है कि अगर डोर ओपन है तो वो मोटर को स्टार्ट करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। दोबारा सुनिए कि माइक्रोवेव के डोर के अंदर एक सेफ्टी स्विच होता है। उस स्विच का लॉजिक ये होता है कि अगर डोर ओपन रह गया, इफ द डोर इज ओपन देन डू नॉट अलाउ द मोटर टू स्टार्ट। वो माइक्रोवेव की मोटर को स्टार्ट नहीं होने देगा। और अगर आप स्टार्ट बटन दबा भी दोगे, कितनी बार मर्जी दबा दो, मोटर तब तक नहीं चलेगी जब तक माइक्रोवेव का डोर बंद नहीं हो जाएगा। तो इसी को इंटरलॉक बोलते हैं। ये हमें माइक्रोवेव्स को रेडिएशन से बचाता है, ताकि डोर खुला हो तो माइक्रोवेव चल पड़ा तो वो रेडिएशन हमें ना लग जाए, कहीं दिक्कत ना आ जाए। तो ये हमारे ये सेफ्टी फीचर है। ऐसा ही सेफ्टी फीचर एचवीडीसी सिस्टम के अंदर होता है, जो डेंजरस मिस्टेक करने से रोकता है हम। तो ये भी सिस्टम कंट्रोल के अंदर होता है कि बहुत ज्यादा करंट स्विच के अंदर फ्लो कर रहा था, हमने स्विच ऑफ कर दिया तो हमें शॉक लग सकता है। तो वो तब तक, जब तक उस स्विच का करंट जीरो नहीं हो जाता, तब तक वो हमें स्विच को ओपन नहीं करने देगा। तो ये इंटरलॉकिंग होता है। अगला फीचर सिस्टम कंट्रोल का क्या है? ये डाटा लिंक प्रोवाइड करता है किसके बीच में? रेक्टिफायर और इन्वर्टर के बीच में। सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड, सेंडिंग स्टेशन और रिसीविंग स्टेशन के बीच में डाटा लिंक प्रोवाइड करता है यूजिंग द ग्रिड प्रोटोकॉल्स। ठीक है जी। ग्रिड प्रोटोकॉल से दोनों में कम्युनिकेशन लिंक बनाता है और इंफॉर्मेशन को सेंड करता रहता है, दोनों को कंट्रोल करता रहता है, सेंडिंग एंड को भी और रिसीविंग एंड को। जैसे जैसे ग्रिड को नीड होती है उसके लिए ग्रिड के अंदर प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनका यूज करके। और एक और फीचर है इसका, ये हार्मोनिक्स इलेक्ट्रिकल नॉइसेस को मैनेज करता है, कम करने में हेल्प करता है। ये मास्टर कंट्रोल को सिग्नल देता है कि फिल्टर्स का यूज करके हार्मोनिक्स को कम कीजिए, इतनों की जरूरत पड़ेगी, इतने हार्मोनिक्स हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को क्लीन करने के लिए भी ये हेल्प करता है, मैनेज करता है हार्मोनिक्स को भी कम करने। ये इसका सिस्टम कंट्रोल मॉनिटर जिसको है, जिसका सेकंड नेम है मॉनिटर, जो मॉनिटरिंग करता है। ये वैसे ही होता है जैसे प्लान में, एरोप्लेन के अंदर एटीसी काम करता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। वो प्लेन के अंदर नहीं होता, एरोप्लेन के अंदर नहीं होता, बट एरोप्लेन को मॉनिटर करता है बाहर से भी, जहाज सही जगह से जा रहा है, सब चीज़ सही है। ये पैरामीटर अगर सही नहीं है तो अलार्म और इंडिकेटर बजने लग जाएंगे। ऐसे ही एचवीडीसी में अगर सब कुछ सही चल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इंडिकेटर और अलार्म बजने लग जाएंगे। इंटरलॉकिंग का फीचर होता है सिस्टम कंट्रोल में।
डाटा लिंक मतलब क्या है, डाटा कम्युनिकेशन, डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, एक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड, ये फीचर है भी इसके अंदर। हार्मोनिक्स को सप्रेस करने के लिए भी ये बेनिफिट है सिस्टम कंट्रोल। अगला इंपॉर्टेंट फीचर है, सेकंड जो पार्ट है कंट्रोल सिस्टम का, वो कौन सा है? उसका नाम है मास्टर कंट्रोल। सेकंड जो फीचर है उसका नाम है मास्टर कंट्रोल। ये मास्टर कंट्रोल क्या है? ये कैप्टन है। अब एरोप्लेन को कौन उड़ा रहा है? पायलट उड़ा रहा है। तो ये मास्टर कंट्रोल वो पायलट है। हम एरोप्लेन की स्पीड कम करनी है, ज़्यादा करनी है, कितनी हाइट पे लेके जाना है, वो काम तो पायलट कर रहा है ना। एटीसी तो सिग्नल ही दे सकता था, चला तो पायलट ही रहा है। तो ये भी एक मेजर लेवल है, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डिसीजन होते हैं पावर जर्नी के। एचवीडीसी सिस्टम के एग्जीक्यूटिव डिसीजन यहाँ पर होते हैं मास्टर कंट्रोल के अंदर। ये पायलट है एक तरह का एचवीडीसी सिस्टम का। कितनी पावर को स्टार्टअप और शट डाउन, ट्रांसमिशन, कब ट्रांसमिशन भेजनी है, शुरू करनी है, कब ट्रांसमिशन को रोकना है, वो सारा फैसला इसके अंदर होता है। पावर रैंपिंग इसके अंदर होती है, पावर की स्पीड बढ़ानी है, कम करनी है, दैट इज कॉल्ड रैंपिंग, वो इसके अंदर होती है। पावर रिवर्सल, कई बार हमें पावर की डायरेक्शन को चेंज करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की डायरेक्शन को चेंज करना पड़ता है, वो भी मास्टर कंट्रोल के अंदर होता है। मास्टर कंट्रोल में एक एक्टिव मास्टर कंट्रोल होगा। हमारे पास दो कन्वर्टर हैं, एक रेक्टिफायर है, एक इन्वर्टर है। जब रेक्टिफायर और इन्वर्टर में से एक टाइम पर एक ही एक्टिव कंट्रोल होगा, या तो रेक्टिफायर होगा या इन्वर्टर होगा। अगर दोनों ही एक्टिव मास्टर कंट्रोल होंगे तो पता ही नहीं चलेगा इन ऑर्डर कौन देगा, इंफॉर्मेशन कौन देगा। तो एक टाइम पे ओनली वन स्टेशन हैज एक्टिव मास्टर कंट्रोल एट ए टाइम टू प्रिवेंट कन्फ्लिक्टिंग। आपको क्या, जैसे एरोप्लेन में पायलट होता है वैसे ये एचवीडीसी का मास्टर। जैसे एरोप्लेन की जर्नी में सिग्नल जो देता है एटीसी, वैसे ही एरोप्लेन की, वैसे ही तीसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, हर कुछ एरोप्लेन से ही रिलेट को समझने में आसान नहीं हो। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है स्टेशन कंट्रोल। स्टेशन कंट्रोल मतलब स्टेशन पे कंट्रोल। तो ग्राउंड स्टाफ, एरोप्लेन में सब कुछ एरोप्लेन को रेडी कौन करता है? ग्राउंड स्टाफ। वही उसके अंदर प्रॉपर फ्यूल भरता है, वही उसके इंडिकेटर चेक करता है, पानी चेक करता है, हर चीज विंग्स की डायरेक्शन चेंज चेक करता है, विंग्स सही हैं, इंजन सही से काम कर रहा है, हर चीज चेक करता है, फिजिकली मॉनिटरिंग करता है सारा कुछ ग्राउंड स्टाफ एरोप्लेन उड़ने से पहले। ऐसा ही स्टेशन कंट्रोल है, ये ग्राउंड स्टाफ है। ठीक है जी, ये एचवीडीसी का ग्राउंड स्टाफ है स्टेशन कंट्रोल। ये क्या करता है? दिस लेवल मैनेज द फिजिकल इक्विपमेंट एट द एक्चुअल कन्वर्टर साइट। जहां पर कन्वर्टर लगे हैं वहां पर उसके फिजिकल इक्विपमेंट को एक्चुअल में चेक करता है। रेक्टिफायर के सारी चीजें सही हैं, इन्वर्टर की सही हैं, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है रेक्टिफायर से पहले, स्टेप अप इन्वर्टर के बाद में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा है, उनके सही है, वो सही से काम कर रहे हैं। उनके अंदर टैप चेंजर्स होते हैं जो वोल्टेज को कम ज़्यादा करते हैं, तो वो टैप चेंजर को भी एडजस्ट करता है ताकि वोल्टेज स्टेबल बनी रहे। इन्वर्टर और रेक्टिफायर के पहले भी और बाद में भी स्विच यार्ड लगे होते हैं। रेक्टिफायर के पहले एसी स्विच यार्ड्स होते हैं, रेक्टिफायर के बाद डीसी होते हैं। ऐसे इन्वर्टर के पहले डीसी स्विच यार्ड होते हैं, इन्वर्टर के बाद एसी स्विच यार्ड होते हैं। उन स्विच यार्ड्स को भी मैनेज करता है ये। ट्रांसफार्मर के टैप चेंजर के थ्रू वोल्टेज को एडजस्ट करता है ताकि वोल्टेज स्टेबल रहे, जितनी हमें चाहिए उतनी मिले। तो ये एरोप्लेन के ग्राउंड स्टाफ की तरह हैं जो एरोप्लेन में फ्यूल वगैरह भरता है, प्लेन में फ्यूल भरता है, अदर चीजें कंट्रोल। तो स्टेशन कंट्रोल क्या करता है? ऑल लोकल कूलिंग सिस्टम आर रेडी फॉर, सभी सिस्टम को चेक करता है, उनके कूलिंग सिस्टम को भी चेक करता है कोई चीज ज्यादा गर्म तो नहीं हो रही, और फिर पावर को फ्लो करवा देता है। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर था स्टेशन कंट्रोल। होपफुली यहां तक समझ आ गया होगा आपको। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है पोल कन्वर्टर कंट्रोल। ये फ्लाइट कोऑर्डिनेटर है, ये पायलट के साथ कोऑर्डिनेट करता है। पायलट क्या सिग्नल दे रहा है उसको कोऑर्डिनेट करके अप्लाई कर देता है। जैसे एरोप्लेन में पायलट क्या सिग्नल दे रहा है उसको कोऑर्डिनेट करते उसको अप्लाई करता है। यानी और ये उसी तरीके से ये क्या करता है, इसमें ये एचवीडीसी सिस्टम में इसको बोलते हैं पोल कन्वर्टर कंट्रोल। ठीक है, तो ये
वैसा ही है, दिस लेवल एक्ट्स लाइक द फ्लाइट कोऑर्डिनेटर इनसाइड द कॉकपिट। कॉकपिट वो जगह होती है एरोप्लेन में जहाँ पर पायलट और को पायलट बैठते हैं, तो ये फ्लाइट कोऑर्डिनेटर है एक तरह का इनसाइड द कॉकपिट। इसकी जॉब क्या है कि जो हमें रिक्वायर्ड पावर ट्रांसमिट करनी है सही वैल्यू में, जो वैल्यू में, तो वो क्या ग्रिड को सही मिल रही है, ये चेक करना इसकी जो प्राइमरी जॉब है। मेन जॉब इसकी क्या है, जो हम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं वो जितनी ग्रिड को चाहिए उसी वैल्यू में कर रहे हैं, कम ज़्यादा तो नहीं हो रही। तो इसके लिए ये रेक्टिफायर को और इन्वर्टर को कोऑर्डिनेट करता है। रेक्टिफायर के अंदर डीसी करंट कंट्रोल होता है, इन्वर्टर के अंदर डीसी वोल्टेज कंट्रोल होती है। ठीक है जी। ये आपको ध्यान रखना है, जब एचवीडीसी ट्रांसमिशन होता है तो रेक्टिफायर करंट को कंट्रोल करता है और जो इन्वर्टर है वो वोल्टेज को कंट्रोल करता है। तो करंट और वोल्टेज को कंट्रोल करके जो ट्रांसमिट पावर है जितनी ग्रिड को चाहिए क्या उतनी मिल रही है, इसका ख्याल कौन रखेगा, पोल कन्वर्टर कंट्रोल रखेगा। ये एरोप्लेन का जैसे फ्लाइट कोऑर्डिनेटर होता है वैसे ही ये एचवीडीसी का फ्लाइट कोऑर्डिनेटर है। एरोप्लेन में मान लीजिए एरोप्लेन को 500 नोट्स पे जहाज को चलाना है पायलट को, तो पायलट क्या करेगा, अब उसको मतलब जहाज सीधा जा रहा है, ऊपर नीचे भी नहीं होना, उड़ चुका है, एक हाइट पे पहुंच गया, अब उसको 500 नोट्स की स्पीड पे जहाज को चलाना है। तो पायलट क्या करेगा, ऑटो पायलट मोड पे एडजस्ट कर देगा। ऑटो पायलट मोड अपने आप ही विंग्स का फ्लैप्स को एडजस्ट कर लेगा, इंजन की सेटिंग को सेट कर लेगा, और चाहे अब हवा चेंज भी होती रहे, विंड जितनी मर्जी कम ज़्यादा होती रहे, विंड की डायरेक्शन चेंज होती रहे, वो उसी स्पीड पे जाएगा क्योंकि उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, ऑटो पायलट सिस्टम। यही चीज़ होती है पोल कन्वर्टर कंट्रोल की। ये जितनी पावर ट्रांसमिट ग्रिड की जरूरत है उतनी पावर ट्रांसमिट करता है, उसके लिए रेक्टिफायर के अंदर ये करंट को सेट कर लेता है, इन्वर्टर के अंदर वोल्टेज को सेट कर लेता है। तो ये इसी तरीके से एक तरह से ऑटो पायलट मोड ही है ये एरोप्लेन का। होपफुली आपको चीज समझ आई होगी। और पांचवा जो लास्ट लेवल है उसको बोलते हैं वाल्व बेस कंट्रोल। ये इंजन मैकेनिक है। अभी हमने उससे पहले पहले पढ़ा था ऑटो पायलट मोड क्या था, जहाज एक स्पीड पे जा रहा है। अब जिस स्पीड पे हमने सेट कर दिया जहाज को, 500 नोट्स पे सेट कर दिया आपने एरोप्लेन को, तो जितनी 500 नोट्स के लिए पावर चाहिए, जितना फ्यूल चाहिए, वाल्व खुल जाएंगे उतना ही फ्यूल जाएगा, उतना ही फ्यूल स्प्रे होगा अंदर उसके इंजन में, ताकि जो जहाज की जो टरबाइन है वो उसी स्पीड से घूमती रहे बिना ओवर हीटिंग के। ठीक है। ऐसा ही वाल्व बेस कंट्रोल है, ये लोएस्ट एंड फास्टेस्ट लेवल कंट्रोल है। ये डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करता है पोल कन्वर्टर को। अब पोल कन्वर्टर ने सिग्नल दे दिया कि मुझे इतनी पावर आगे भेजनी है, ग्रिड की इतनी रिक्वायरमेंट है, तो पोल कन्वर्टर क्या करेगा, रेक्टिफायर के करंट को कंट्रोल करेगा, इन्वर्टर के वोल्टेज को कंट्रोल करेगा। वो जो रेक्टिफायर का करंट कंट्रोल हो रहा है, जब वोल्टेज कंट्रोल हो रही है, उसकी कमांड देगा पोल कन्वर्टर कंट्रोल किसको, वाल्व बेस्ड कंट्रोल को। तो वाल्व बेस्ड कंट्रोल क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा सर्कुलेटिंग करंट और कैपेसिटर वोल्टेज को। और जब ये कंट्रोल हो जाएगा तो ये एक तरह का ब्रिज है कंट्रोल सिस्टम का, यानी कि पोल कन्वर्टर कंट्रोल का, और एक्चुअल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल्स का। एक्चुअल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल्स कौन से हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल्स हैं हमारे इन्वर्टर और रेक्टिफायर। और इनको इनके साथ हमने एक कंट्रोल सिस्टम जोड़ रखा है जिसको हम बोलते हैं पोल कन्वर्टर कंट्रोल। इनको दोनों के बीच में जो जोड़ने वाली चीज है वो क्या है, वाल्व बेस कंट्रोल। ये डिसाइड करेंगे कि करंट को कैसे कंट्रोल करना है, कितने ब्रिजेस खोलने हैं, कितने ब्रिजेस बंद करने हैं, रेक्टिफायर में कौन सा थायरेस्टर को कंडक्ट कराना है, कौन के थायरेस्टर को बंद करना है, ऐसे ही इन्वर्टर में कौन से थायरेस्टर्स को कंडक्ट कराना है, कौन से थायरेस्टर्स को बंद कराना है। ये सारी की सारी की चीजें की इंफॉर्मेशन कौन रखता है, वाल्व बेस कंट्रोल सिस्टम रखता है। ये इंजन का मैकेनिक है। जब जहाज को ऑटो पायलट मोड पे कर दिया तो वाल्व डिसाइड करेंगे कितना ऑयल स्प्रे करना है इंजन में, ताकि टरबाइन आसानी से घूमती रहे, ओवरहीट ना हो। तो ये एक तरह का फ्यूल इंजेक्टर है। जैसे जहाज को ऑटो पायलट मोड पे किया तो फ्यूल इंजेक्टर डिसाइड करता है अब तेल कितना देना है ऑटो पायलट मोड के अकॉर्डिंग। ठीक है। ये भी एक तरह से एचवीडीसी का फ्यूल इंजेक्टर है। होपफुली ये समझ आया होगा। तो ये 5 लेवल ऑफ कंट्रोल है।
आगे डीसी लिंक कंट्रोल की नीड क्यों पड़ी? अभी हमने डीसी लिंक कंट्रोल पढ़ा, डीसी लिंक कंट्रोल में हमने लेवल्स पढ़े, कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? प्रिंसिपल अभी नहीं पढ़ा। अब हमने पु अब हम अगला टॉपिक कर रहे हैं, नीड फॉर डीसी लिंक कंट्रोल। डीसी लिंक कंट्रोल की नीड क्यों पड़ी? करंट और वोल्टेज को सेफ लिमिट में रखना, पहली नीड है। करंट और वोल्टेज को सेफ लिमिट में रखना। ओवर करंट भी डेंजरस है, ओवर वोल्टेज भी डेंजरस है। तो डीसी लिंक कंट्रोल से करंट और वोल्टेज का लेवल सेफ होगा, ऑपरेशनल बाउंड्रीज में होगा, ठीक है जी। जो रिसीविंग और सेंडिंग एंड में पावर है, यानी कि रेक्टिफायर और इन्वर्टर के बीच में जो सेंडिंग और रिसीविंग एंड के बीच में जो पावर का फ्लो है, उसको मैनेज करना। सिस्टम को स्टेबल रखना इवन डिस्टर्बेंसेस में भी, जैसे हमने पोल कन्वर्टर कंट्रोल में देखा, ऑटो पायलट मोड पे कर दिया, अब चाहे विंड डिस्टर्ब भी करे, जहाज रिमेन कांस्टेंट स्टेबल पोजीशन पे चलता है। ऐसे ही एचवीडीसी सिस्टम के अंदर होता है, करंट और वोल्टेज को हम कंट्रोल कर कर रेक्टिफायर और इन्वर्टर को सेट कर लेते हैं, जिससे डीसी पावर स्टेबल होती है, चाहे डिस्टर्बेंसेस भी आ जाए। तो सिस्टम को स्टेबल बनाता है। तीसरा पॉइंट, फ्लेक्सिबल पावर ट्रांसफर होती है। फ्लेक्सिबल का मतलब पावर को हम कब मर्जी रिवर्स भी कर सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में पावर भेज सकते हैं डीसी लिंक कंट्रोल से। ये बेनिफिट भी है डीसी लिंक कंट्रोल का। और ये पूरे के पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द, है जी, करंट को कम कर। जब फॉल्ट आता है तो वोल्टेज ड्रॉप डाउन हो जाती है, करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस करंट का ज़्यादा करंट क्या करता है, नुकसान प्रोड्यूस करता है जिससे सिस्टम फेलियर हो सकता है। ये क्या करता है डीसी लिंक कंट्रोल, करंट को कम करने में हेल्प करता है, लिमिटिंग करने में हेल्प करता है, और फॉल्ट के समय में पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट भी करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एचवीडीसी लिंक कंट्रोल का, डीसी लिंक कंट्रोल का, कि ये सारे सिस्टम को फॉल्ट से प्रोटेक्ट करता है और करंट को भी लिमिट करने में, कम करने में भी, क्योंकि ज़्यादा करंट क्या करेगा, दिक्कत करेगा। अब आइए जी, जो इसका मेन प्रिंसिपल था, जो मैं आपको बता रहा था अभी, प्रिंसिपल ऑफ डीसी लिंक कंट्रोल। मेन कंट्रोल प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रिंसिपल है कांस्टेंट करंट कंट्रोल। और कांस्टेंट करंट कौन प्रोवाइड करेगा? मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, वोल्टेज को कंट्रोल करता है इन्वर्टर, और करंट को कंट्रोल करता है रेक्टिफायर। तो सबसे पहला हमें क्या चाहिए डीसी लिंक कंट्रोल में? कांस्टेंट करंट चाहिए। तो कांस्टेंट करंट को कंट्रोल करे क्या? रेक्टिफायर। द रेक्टिफायर कीप्स द डीसी करंट कांस्टेंट एट ए डिजायर्ड लेवल। जितने लेवल का हमें करंट चाहिए, कांस्टेंट करंट, उसको रेक्टिफायर डिसाइड करें। इससे बेनिफिट क्या होगा? कांस्टेंट करंट कंट्रोल से क्या बेनिफिट होगा? ओवरलोडिंग से रुक जाएगा, प्रिवेंट करेगा ओवरलोडिंग, और स्टीडी ऑपरेशन होगा, मतलब स्मूथ ऑपरेशन होगा। अगर डिमांड सडनली चेंज भी हो जाती हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए लोड बढ़ गया या कम हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट करंट कंट्रोल क्या करेगा? रेक्टिफायर क्या करेगा? डीसी करंट को कांस्टेंट करेगा, जितनी नीड है उस हिसाब से कांस्टेंट करंट भेजता रहेगा, जिससे ना तो सिस्टम में ओवरलोडिंग होगी और ऑपरेशन भी स्मूथली स्टेडीली चलेगा, चाहे डिमांड चेंज होगी फिर भी चलेगा। दूसरा है वोल्टेज कंट्रोल। वोल्टेज कंट्रोल के लिए क्या करेंगे? उस कंट्रोल का नाम है कांस्टेंट एक्सटिंक्शन एंगल कंट्रोल और वोल्टेज कंट्रोल। ये वोल्टेज कंट्रोल कौन करता है? इन्वर्टर। तो इन्वर्टर मेंटेन करता है कांस्टेंट एक्सटिंक्शन एंगल। एक्सटिंक्शन एंगल क्या है? एक्सटिंक्शन एंगल इन्वर्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा, आईसीडीज के अंदर भी, आईसीडी के अंदर भी, जब आपने आईसीडी पढ़ा था, अरेस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए जो हमारा टाइम होता है, ठीक है जी, एक, अगर एक्सटिंक्शन एंगल क्या करता है? ये हेल्प करता है थायरेस्टर को टर्न ऑफ करने के, ठीक है जी। तो अगर एक्सटिंक्शन एंगल बहुत कम होगा तो कम्यूटेशन फेलियर हो जाएगा। कम्यूटेशन फेलियर का मतलब, मान लीजिए एक लाइन के ऊपर, एक ही ब्रिज के ऊपर T1 और T3 दो थायरेस्टर लगे हुए हैं, तो T1 को अगर बंद नहीं किया, अगर एक्सटिंक्शन एंगल बहुत कम था तो T1 प्रॉपरली बंद नहीं हुआ, T3 पहले ही शुरू हो गया और T1 भी शुरू है, तो दोनों एक ही लाइन के थायरेस्टर शुरू हो गए, T1 और T3 दोनों एक ही लाइन के थायरेस्टर, T1 और तो जब एक ही लाइन के थायरेस्टर शुरू हो गए, T1 और T, से क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगी? वोल्टेज जीरो हो जाएगी, करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये क्या है? जो इन्वर्टर है,
वो कंट्रोल करता है एक्सटिंक्शन एंगल को। एक्सटिंक्शन एंगल बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि आसानी से एक थायरेस्टर बंद हो जाए और दूसरा थायरेस्टर चल पड़े। समझ आ गई आपको? ये इंपॉर्टेंट है। पहला तो करंट को कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारी नीड है ये। वोल्टेज कांस्टेंट होनी चाहिए, करंट कांस्टेंट होना चाहिए, पावर कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, ये तीन हमारी प्राइमरी नीड है डीसी लिंक को कंट्रोल करने के लिए। तो करंट को कांस्टेंट कौन कर रहा है? रेक्टिफायर डीसी करंट को कांस्टेंट कर रहा है, जिससे ओवरलोडिंग नहीं होती, स्टेडी ऑपरेशन होता है, चाहे डिमांड भी चेंज हो जाए। वोल्टेज को कौन कंट्रोल कर रहा है? इसको इन्वर्टर मेंटेन कर रहा है। कैसे मेंटेन कर रहा है? एक्सटिंक्शन एंगल से। एक्सटिंक्शन एंगल वो एंगल होता है जिससे थायरेस्टर टर्न ऑफ होता है। अगर एक्सटिंक्शन एंगल बहुत कम है तो प्रॉपरली एक थायरेस्टर बंद नहीं होगा, दूसरा पहले ही शुरू हो जाएगा। ठीक है, और हो सकता है एक्सटिंक्शन एंगल अगर बहुत कम है तो थायरेस्टर बंद ही नहीं होगा, थायरेस्टर साथ के साथ ही ऑन हो जाएगा। और जब थायरेस्टर दोनों ऑफ नहीं होगा, एक ऑफ नहीं होगा, दूसरा ऑन हो जाएगा, दोनों ही ऑन रहेंगे तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो वो दिक्कत करता है। तो एक्सटिंक्शन एंगल ना तो ज़्यादा कम होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ये ऐसा होना चाहिए कि थायरेस्टर आसानी से इनफ टाइम मिल जाए थायरेस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए, बंद करने के लिए। ठीक है जी? तो ये एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। तो दूसरा कंट्रोल जो वोल्टेज को या एक्सटिंक्शन एंगल को कंट्रोल करता है, इन्वर्टर कंट्रोल करता है। तो एक्सटिंक्शन एंगल हमारा कांस्टेंट होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए जिससे कम्यूटेशन फेलियर हो जाए, आसानी से थायरेस्टर बंद हो जाए, इतना टाइम मिलना चाहिए तब। और दूसरा थायरेस्टर उसके बाद ऑन होना चाहिए, जो भी ऑन होना है। और तीसरा कंट्रोल जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तीन कंट्रोल तो वेरी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वन भी इंपॉर्टेंट है, बट थ्री तो जो है वो कांस्टेंट। पहले का ख्याल कौन रख रहा था? करंट को कांस्टेंट कौन रख रहा था? रेक्टिफायर। वोल्टेज को कांस्टेंट कौन रख रहा था? उसको या एक्सटिंक्शन एंगल को कांस्टेंट कौन रख रहा था? इन्वर्टर। एक्सटिंक्शन एंगल क्या करता है? थायरेस्टर को टर्न ऑफ करने में हेल्प करता है। अगर एक्सटिंक्शन एंगल बहुत कम हो जाएगा तो सडनली कम्यूटेशन फेलियर हो सकता है, थायरेस्टर बंद नहीं होंगे, एक ही लाइन पे कई दो थायरेस्टर ऑन हो जाएंगे जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो वो एक्सटिंक्शन एंगल को इन्वर्टर सेट कर लेता है भी, बहुत जल्दी भी छोटा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना होना चाहिए कि पहले जो थायरेस्टर चल रहा है वो आसानी से बंद हो जाए। तीसरा कंट्रोल है कांस्टेंट पावर कंट्रोल। ठीक है जी? ये अपने आप ही अचीवमेंट। अगर वोल्टेज कंट्रोल होगी, कांस्टेंट हो गई यूजिंग इन्वर्टर, करंट कांस्टेंट हो गया यूजिंग रेक्टिफायर, तो पावर अपने आप ही ये आइडियल है जब दो लार्ज एसी नेटवर्क्स। एसी नेटवर्क का मतलब रेक्टिफायर से पहले भी एसी नेटवर्क था, इन्वर्टर के बाद भी एसी नेटवर्क है। दो लार्ज एसी नेटवर्क को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो पावर को कांस्टेंट करना आइडियल सिचुएशन है। तो जब वोल्टेज और करंट को कांस्टेंट कर लिए, अचीवमेंट। उसके बाद है वीडी कॉल, वेरी इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट करंट ऑर्डर लिमिट। वीडी कॉल, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट ऑर्डर लिमिट। तो ये एक अनदर प्रिंसिपल है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट ऑर्डर लिमिट। वोल्टेज डिपेंडेंट करंट ऑर्डर लिमिट, वीडी कॉल्ड। जब भी फॉल्ट आता है ना एचवीडीसी सिस्टम में या किसी भी सिस्टम में, तो वोल्टेज सडनली ड्रॉप कर जाती है, वोल्टेज कम हो जाती है। जब वोल्टेज ड्रॉप करती है तो करंट ओवर करंट हो जाता है, तो बड़ा डेंजरस हो जाता है। तो वीडी कॉल एक सेफ्टी फीचर है, एक प्रिंसिपल है, जिससे क्या होता है, करंट की लिमिट रिड्यूस हो जाती है। करंट जो है ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर जाता है अगर वोल्टेज ड्रॉप हो जाए ड्यूरिंग ए फॉल्ट। करंट ऑटोमेटिकली लिमिट में रह जाता है, ड्रॉप हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है अगर वोल्टेज ड्रॉप कर जाए ड्यूरिंग ए फॉल्ट। और ये प्रोटेक्ट करती है सिस्टम को जब तक वोल्टेज दोबारा रिस्टोर नहीं होती। जैसे ही वोल्टेज दोबारा उतनी वोल्टेज आ जाती है जितनी नीड होती है, तो करंट उतना पहुंच जाता है जितनी हमें ज़रूरत होती है। तब तक ये करंट को अपने आप कम करके रखती है जब तक फॉल्ट क्लियर नहीं होता। क्योंकि फॉल्ट आने से वोल्टेज ड्रॉप हो चुकी है और करंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ओवर करंट क्या करेगा? इक्विपमेंट को डैमेज कर देगा। तो वीडीकॉल एक सेफ्टी प्रिंसिपल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। टैप चेंजर कंट्रोल, नाम से ही पता चल रहा है ये ट्रांसफार्मर में यूज होता है। ये क्या कर रहा है? ये कन्वर्टर ट्रांसफार्मर के टैप चेंजर को एडजस्ट कर रहा है ताकि जो एसी वोल्टेज कन्वर्टर को सप्लाई कर रहे हैं वो
उतनी हो जितनी डीसी वोल्टेज को स्टेबल बनाने में हेल्प कर सके। ठीक है जी। तो ये टैप चेंजर उस हिसाब से जितनी हमें डीसी वोल्टेज चाहिए उस हिसाब से हम टैप चेंजिंग को चेंज करके एसी वोल्टेज को कम ज़्यादा कर लेते हैं, जिससे हमें स्टेबल डीसी मिलती है, कन्वर्टर से पहले लगाओ। ठीक है, उसके बाद कन्वर्टर एसी को डीसी में बदल देता है, फिर हमें जितनी डीसी चाहिए वो मिल जाती है। बट उस डीसी तक पहुंचने के लिए पहले एसी वोल्टेज को कंट्रोल करना जरूरी है, उस लेवल पे लाना जरूरी है। उसके लिए ट्रांसफार्मर के अंदर टैप चेंजर लगे हुए हैं, टैप चेंजिंग करके ट्रांसफार्मर की वोल्टेज को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं जी। और लास्ट वन है इमरजेंसी कंट्रोल। ठीक है जी। ये एक और इम्पोर्टेंट फॉल्ट, कोई फॉल्ट कोई जैसे एक तो वीडी कॉल जो है वो फॉल्ट से बचा रहा है, या कोई बहुत डेंजरस फॉल्ट, सेवर फॉल्ट आ गया, कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गई, तो करंट को रिड्यूस करना है, कन्वर्टर को ब्लॉक करना है और कन्वर्टर्स को दोबारा रीस्टार्ट करना है जब फॉल्ट क्लियर हो जाए। तो उसके लिए कौन सा कंट्रोल होता है? इमरजेंसी कंट्रोल। हर एक में होता है इमरजेंसी कंट्रोल, तो करना ही है, पड़ता है हमें। ठीक है जी। तो ये इमरजेंसी कंट्रोल होपफुली आपको यहाँ आ गया होगा। ठीक है। तो ये क्या करता है? इमरजेंसी कंट्रोल क्या करता है? इमरजेंसी कंट्रोल क्या करता है जी? एक मिनट। इमरजेंसी कंट्रोल क्या करता है? कन्वर्टर्स को ब्लॉक कर देता है, जब फॉल्ट आ जाए करंट को कम कर देता है और दोबारा कन्वर्टर्स को स्टार्ट कर देता है। तो ये नीचे एक एग्जांपल से मैंने आपको सारा समझाया हुआ है। ठीक है जी। मान लीजिए कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से एक सिटी को कनेक्ट किया हुआ है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई और एक सिटी को देनी है, जो सिटी 500 600 700 किलोमीटर दूर है, और किसके थ्रू देनी है? एचवीडीसी के थ्रू। तो सेंडिंग एंड में क्या करेंगे? रेक्टिफायर करंट को फिक्स करेगा। मैंने ऊपर बताया ना, रेक्टिफायर क्या करता है? कांस्टेंट करंट कंट्रोल देता है, ये प्रिंसिपल है इसका। तो वो करंट हमें जितना चाहिए, मान लीजिए 2000 एम्पियर 2000 एम्पियर चाहिए, तो उसको इसने फिक्स कर दिया। रिसीविंग एंड पे इन्वर्टर का एक्सटिंक्शन एंगल को हम फिक्स कर देंगे, मान लीजिए 18 डिग्री। 18 डिग्री की नीड है, इसमें 18 डिग्री एक्सटिंक्शन एंगल पे आसानी से क्या हो सकता है? एक थायरिस्टर बंद हो जाएगा, दूसरा चल पड़ेगा। तो इन्वर्टर एंड पे कांस्टेंट एक्सटिंक्शन एंगल और रेक्टिफायर एंगल पे कांस्टेंट करंट कंट्रोल, दो हो गए। अब मान लो फॉल्ट आ गया, फॉल्ट आने से क्या हुआ? वोल्टेज रिड्यूस होगी बहुत ज़्यादा। अब वोल्टेज रिड्यूस होगी तो करंट बढ़ गया, करंट बढ़ गया तो फटाफट सिग्नल किसको दिया? वीडी कॉल को दी। ठीक है जी। वीडी कॉल ने क्या किया? इमीडिएटली करंट को लोअर कर दिया। ठीक है जी। करंट जो है 3-4 हज़ार बढ़ गया था, उसको दोबारा 2000 एम्पियर। ठीक है जी। इमीडिएटली करंट को दोबारा 2000, 2000 पे तो वो काम कर ही रही थी, तो कोई नुकसान नहीं है। 3000 पे तो उड़ जाएगा सारा सिस्टम, अगर करंट इतना बढ़ जाएगा तो ये एक एग्जाम्पल है, मतलब जरूरी नहीं है, मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा। तो इससे पता चलता है रेक्टिफायर और इन्वर्टर कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, और पावर जो है वो स्मूथ और स्टेबल चलती है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एडवांटेज क्या है प्रॉपर कंट्रोल के? डीसी लिंक, स्टेबल और रिलायबल पावर ट्रांसफर होती है, आसानी से रिवर्सिबल पावर फ्लो है, असिंक्रोनस एसी ग्रिड को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ये तो एचवीडीसी का सबसे बड़ा एडवांटेज है। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे दो हों स्टेशन, ग्रिड वन और ग्रिड टू, और इनको अगर हम एचवीडीसी सिस्टम से कनेक्ट करें तो हम कनेक्ट कर सकते हैं। बट एसी सिस्टम में फ्रिक्वेंसी का मैच करना बहुत ज़रूरी है। तो एसी में सिंक्रोनस एसी ग्रिड कनेक्शन ही होते हैं, डीसी में असिंक्रोनस ग्रिड कनेक्शन भी हो सकते हैं। बेटर प्रोटेक्शन ऑफ इक्विपमेंट ड्यूरिंग फॉल्ट। ठीक है जी। फॉल्ट के टाइम पे इक्विपमेंट की प्रोटेक्शन बेटर है। वीडी कॉल देखिए, अभी हमने देखा, या इमरजेंसी फॉल्ट क्लियरेंस के लिए कंट्रोल देखा हमने। ठीक है जी। लोअर लॉसेज हैं और हायर एफिशिएंसी। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, प्रिंसिपल ऑफ डीसी लिंक कंट्रोल। इसमें हमने डीसी लिंक के बारे में पढ़ा, डीसी लिंक कंट्रोल क्या होते हैं वो पढ़ा, डीसी लिंक कंट्रोल की नीड क्यों पड़ी ये पढ़ा, डीसी लिंक कंट्रोल के लेवल कौन कौन से होते हैं? 5 लेवल होते हैं जी। ठीक है, वो पढ़े हमने। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करा? उसके बाद हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ डीसी लिंक कंट्रोल, ये भी पढ़ा। ठीक है। उसमें कांस्टेंट करंट कंट्रोल पढ़ा,
कांस्टेंट एक्सटिंक्शन एंगल जो इन्वर्टर की हेल्प से होता है, करंट कंट्रोल किसकी हेल्प से होता है, इसके रेक्टिफायर की हेल्प से होता है। और तीसरा हमने पढ़ा कांस्टेंट पावर कंट्रोल, चौथा हमने पढ़ा वीडी कॉल, ठीक है, पांचवा हमने पढ़ा, ठीक है, टैप चेंजर कंट्रोल, फिर इमरजेंसी कंट्रोल, वीडी कॉल वेरी इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट ऑर्डर लिमिट, ये हमने पढ़ा। प्रैक्टिकल एग्जांपल देख ली, कैसे कांस्टेंट करंट कंट्रोल होता है रेक्टिफायर से, कैसे एक्सटिंक्शन एंगल काम करता है वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, कैसे कांस्टेंट पावर फ्लो करती है, और कैसे जब फॉल्ट आता है तो वीडी कॉल काम करता है। हमने इसके बेनिफिट्स पढ़ लिए, एडवांटेजेस जिसको बोलते हैं डीसी लिंक कंट्रोल की, और इससे पहले हमने नीड भी पढ़ी थी, ठीक है। ये 5 मैनेजमेंट लेवल होते हैं जी। सबसे पहले सिस्टम कंट्रोल जिसको मॉनिटर बोलते हैं, फिर मास्टर कंट्रोल जिसको पायलट बोलते हैं, एरोप्लेन का स्टेशन कंट्रोल जिसको ग्राउंड स्टाफ बोलते हैं, जैसे एरोप्लेन में रेडी करता है जो ग्राउंड स्टाफ, फिर पोल कन्वर्टर कंट्रोल होता है जिसको फ्लाइट कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। फ्लाइट कोऑर्डिनेटर क्या करता है, ये ऑटो पायलट मोड में जब जहाज को रख दिया तो ये चेक करेगा, विंग वगैरह को एडजस्ट करेगा, उसी हिसाब से इंजन की सेटिंग करेगा। ऐसे ही पावर को स्टेबल रखने के लिए जितनी ग्रिड को चाहिए उस स्टैंडर्ड पे रखने के लिए ये डीसी करंट को और इन्वर्टर डीसी वोल्टेज को कंट्रोल करता है। कंट्रोल किसकी हेल्प से करता है, वाल्व बेस्ड कंट्रोल की हेल्प से करता है। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच।